When exactly should we start preparing for mains? मेंस का प्रिपरेशन का जो टाइमिंग है वो कोइंसाइड करता है प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों सेम ही है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। थोड़ा सा तरीका डिफरेंस होता है। कैसे डिफरेंट होता है? आप देखो, प्री के प्रिपरेशन का तरीका क्या है? आपने MCQs सॉल्व करने हैं। ये है प्री का प्रिपरेशन। जो भी आप पढ़ रहे हो, एक कोई सा भी टॉपिक, रैंडम टॉपिक अपने हिसाब से। आपका फेवरेट सब्जेक्ट Polity. ऑब्वियसली, ठीक है। तो पॉलिटी में अगर सपोज फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे आप, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे, है ना। अब जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, उसमें पढ़ने का तरीका क्या है? आप फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, आप जजमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो, और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड MCQs सॉल्व करते हो। लेकिन जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तब क्या करना है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसके पीछे का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे फैक्ट्स जो आपने प्री के लिए तैयार किए हुए हैं, वो फैक्ट्स, क्योंकि आपको सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे आपके आर्ग्यूमेंट्स को, और उसके साथ आपने क्या करना है कि एग्जाम्पल्स तैयार रखने हैं, स्टोरीज तैयार रखनी है आपको, है ना। तो वो जब आपके पास एग्जाम्पल्स रहेगा कि हाँ इस केस में ऐसे हुआ था, उस केस में वैसे हुआ था, राइट टू मैरी में कैसा, कौन सा फंडामेंटल राइट्स लग रहा है। सो मीन्स इज ऑल अबाउट सब्सटेंशिएशन, ठीक है। और ये जैसे ये सब्सटेंशिएट कब करोगे आप? जब आपके पास ये फैक्चुअल नॉलेज होगा तभी कर पाओगे आप। नहीं तो फिर क्या होगा? आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, बट आप उसको जब तक सब्सटेंशिएट नहीं करोगे तब तक एग्जामिनर को लगेगा नहीं कि वो फिर जेनरिक पॉइंट है ना। जेनरिक पॉइंट से उतना फायदा नहीं होता है एज फार एज मार्क्स फैच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रिपरेशन तो करना ही करना है। And so how much data is too much data? डेटा टू मच वाला तो सिनेरियो मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि आप देखो हमारा काम क्या है ना कि हम नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर करते जाएं। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो भी चीज़ अभी तक पढ़ी है सारी की सारी चीज़ें याद है, जो भी चीज़ हमने लिखा हुआ है नोट्स में सब कुछ याद है, जो पॉइंटर्स बना के रखे हैं, ऐसे हमने कई नोट्स बना के रखे हैं पहले, है ना। तो वो तो ऐसा है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें याद आएंगी। अब उसमें से कुछ 10%, 20%, 30% क्लीन डेटा याद रहेगा हमको। तो उस डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है वो देखना है। कभी भी मेरा ये मानना है कि आपको डेटा को सही जगह में फिट करना आना चाहिए, उसके बाद फिर टू मच नहीं लगेगा। जैसे अगर होता है कि आप अगर इंट्रो में भी एग्जांपल दे रहे हो, कंक्लूजन में भी एग्जांपल दे रहे हो, तब थोड़ा सा ऑड लगेगा। अदरवाइज मैं कन्वर्सेशन की बात करूँ, जैसे हम कन्वर्सेशन में करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ एग्जांपल्स बीच बीच में पुट कर रहा हूँ। क्यों एग्जांपल्स पुट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट है वो सबसे बेस्ट तरीके से मैं बता सकता हूँ थ्रू एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अगर सपोज जैसे आर्टिकल 21 आया, राइट टू प्राइवेसी आया, पुत्ता स्वामी जजमेंट ऑटोमेटिक आ जाता है ना। लेकिन वही अगर आर्टिकल 19 आया, कोई ऑटोमेटिक केस जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में आ जाए, अनटिल अनलेस पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो या लॉ ऑप्शनल हो, है ना। वो आपको सिनेरियो देखना है। तो ये इस चीज़ के लिए सेम, अगर मैं जैसे ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी में क्या है कि ऑटोमेटिक डायग्राम्स आ जाएंगे आपके दिमाग में। अगर आपने जिस एरिया का प्रिपरेशन किया हुआ है, डायग्राम्स पहले से प्रैक्टिस किए हुए हो, तब आ जाएगा। अगर आपने मैप प्रैक्टिस नहीं किया है, डायग्राम प्रैक्टिस नहीं किया है, तो नहीं बनेगा वहाँ पर। ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर किसी को बनाना है ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर में, तो वो सिंपल एक मैप बनाएगा, ठीक है, और फिर पंजाब प्लेन वाला रीजन जो है वो मार्क कर देगा, है ना। पंजाब प्लेन हो गया, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वाला रीजन मार्क कर देगा। अब मैं उसको अचानक से अगर बोल दूं भाई बाजरा वाला बेल्ट बना दो, नहीं आएगा दिमाग में अनटिल अनलेस उसने प्रैक्टिस नहीं किया। तो अगर उसको पता है कि हाँ ठीक है महाराष्ट्र वाले रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, MP वाले रीजन में सबसे ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है वो शेड कर दे इस रीजन को, पर ज़रूरी नहीं है कि वो थ्रू मैप करे, एग्जाम्पल्स में लिख सकता है। अलग अलग तरीका होता है। तो डेटा को यूटिलाइज करना है अगर आपने सबसे पहले क्या करना है, PYQ का एनालिसिस करना है। जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, उसके बेसिस पे हमको हर सब्जेक्ट, हर GS में, GS 1 ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक है। ये सारे के सारे में आपको यूटिलाइज कैसे करना है डेटा को? आपको सबसे पहले तो आपको PYQ के बेसिस में आपको टॉपिक्स पता होना चाहिए कि मेजर टॉपिक्स, मेजर थीम्स कौन सा है जहाँ से बार बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपने दुनिया भर के करंट अफेयर्स किए होंगे मल्टीपल सोर्सेज से, है ना, और वो करना भी चाहिए, दैट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। आपने अपने सारे नोट्स पढ़े हुए हैं, आप मल्टीपल मटेरियल्स पढ़े हुए हैं, वो सारे के सारे एक जगह कंसोलिडेटेड होने चाहिए थीम वाइज।
उसके बाद आपका लिबर्टी है, आप इस डेटा को कहाँ यूटिलाइज करोगे। आपके पास सबसे पहले तो एक जगह की कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं है तो रैंडम एग्जाम हॉल में तो प्रकट नहीं होगा डेटा, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सारे के सारे एनलिस्टिंग होने चाहिए आपके पास डेटा के। अब जैसे मैं कोटेशन की बात करूँ, है ना, अगर हम GS4 में देखें या फिर ऐसे के पेपर में देखें, सारे लोग बोलते हैं, हमारे टीचर्स ने भी बोला है कि आप कोटेशन यूज किया करो। कहाँ पर किया करो? तो इंट्रोडक्शन में किया करो, कंक्लूजन में यूज किया करो, बीच में अगर करते बने तो किया करो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सुना होगा कोटेशन और वो आप एग्जैक्टली एग्जाम हॉल में लिख दोगे। एग्जाम अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही कोटेशन चलता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोटेशन का एक बैंक बनाना पड़ेगा, वो भी थीम वाइज। तब जाके आप कोटेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। जब तक आपने वो नहीं किया तब आप कोटेशन यूटिलाइज नहीं कर सकते। सेम गोज विद डेटा। आपके पास अगर थीम वाइज डेटा है, थीम वाइज आपने पिक्टोरियल ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है आपने बना रखा है, तब आप कर सकते हो एग्जाम हॉल में। नहीं तो ग्राफ बनेगा तो कुछ ना कुछ फिर अटकेगा पेन अगर नहीं अटकाना है, इट इज अबाउट प्रैक्टिस देन, कि आपका होमवर्क मतलब घर पे काम कैसा चल रहा है, आपका कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स कैसा चल रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं। और बेटर है कि आप हेडिंग सब हेडिंग वाइज जब लिखते हो तो जब यूजुअली आजकल तो फॉर्मेट जो चल रहा है वो पॉइंटर का चल रहा है ना, तो पॉइंटर में आपको ये करना है कि हर पॉइंटर में जहाँ तक हो सके शॉर्ट पॉइंट अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, शॉर्ट पॉइंट अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल। आज से 7-8 साल पहले अगर आप देखोगे उस टाइम पे क्या था, पैराग्राफ वाइज फॉर्मेट चलता था। वहाँ पर आपके पास इलेबरेट करने का बहुत स्कोप होता था। लेकिन अभी जिस हिसाब का पैटर्न है, जो डिमांड देखने को मिल रहा है सारे टेस्ट सीरीज के थ्रू, उस हिसाब से यूजुअली डिस्कस वाले क्वेश्चन में भी बच्चे पॉइंट वाइज लिख के आ रहे हैं, है ना। तो फॉर्मेट चेंज हो गया है, ऑल्दो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, डिमांड उसी हिसाब से है। लेकिन वही है कि आपको जब डिस्कशन पूछ रहा है तो डिस्कस भी करना है तो उसी फॉर्मेट में करना है। So your pointers, I've lost marks because of writing in points because maybe मैं गलत तरीके से points बनाती हूँ. So what is the right way of writing pointers? जैसे मेरा तरीका था heading के बाद उसकी explanation. मैं ज़्यादा concise करने के चक्कर में उसमें शायद I make wrong sentences हैं, but I've lost marks because of pointers. So what is the right way to go with the pointers? देखो, पॉइंट बनाने के चलते मार्क्स लूज करना इज नॉट द राइट थिंग टू से मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस नहीं कर रहे हो ना, तब मार्क्स लूज होगा। और क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस कैसे होगा? सबसे पहले तो आप जैसे ही कीवर्ड आपने पकड़ लिया किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद आपको उसको बाइफर्केट कर देना है मल्टीपल सब हेडिंग्स में, है ना। अगर पॉइंटर फॉर्मेट में ही लिखना है तो बाइफर्केट जैसे ही कर दिए, उसके बाद आपने एक सब हेडिंग बनाया, 3-4 पॉइंटर्स आएंगे एक सब हेडिंग में, और उसके बाद आप हर पॉइंट्स पे ट्राई करो कि आपके पास कोई एक डेटा हो, कोई एग्जांपल हो, कोई रिपोर्ट हो, कुछ हो, है ना। बस ऐसे फॉर एग्जांपल 2-3 वर्ड्स में उसको रिपोर्ट को कोट कर दिए कि आपने पॉइंट्स तो पहले ही लिख दिए, उसको सब्सटैंशिएट क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं जो मेरे अभी दिमाग में तुरंत आ रहा है, गडगिल रिपोर्ट, माधव गडगिल रिपोर्ट और के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, है ना। जब भी मैं लैंडस्लाइड की बात करूँगा, ये दोनों रिपोर्ट मेरे को यूज करना ही करना है जब मैं इको सेंसिटिव जोन की बात करूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इस टाइप के 2 रिपोर्ट आ गए। एग्रीकल्चरल कमेटी से रिपोर्ट आ रहा, तो वो अशोक समथिंग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एमसे है जो हाँ नहीं मेहता नहीं, अशोक मेहता तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ना। तो अशोक दलवी है, यस, उनके आर्टिकल्स आते हैं, तो आप उनके रिपोर्ट्स देख सकते हो, उनको कोट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी रिसर्च है उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको रिपोर्ट्स को यूटिलाइज करना है। जैसे जजमेंट यूटिलाइज करते हैं, सेम वे में रिपोर्ट्स यूटिलाइज होंगे। इकोनॉमी में भी सेम वे में रिपोर्ट्स यूटिलाइज होंगे, ठीक है। जब ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में क्या यूटिलाइज होगा? मैप्स यूटिलाइज होंगे, प्लेसेस यूटिलाइज होंगे। सपोज कोई हम फिनोमिनन लेते हैं, जियोफिजिकल फिनोमिनन, फर्स्ट वर्ड है आपके सिलेबस का, उसमें वॉल्केनोस हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फिर उसके बाद सुनामी हो गया, ठीक है। वॉल्केनोस के मल्टीपल एग्जांपल्स, सबएक्वस वॉल्केनो के एग्जांपल है, एफ्यूजिव वॉल्केनो के एग्जांपल है, एक्सप्लोजिव वॉल्केनो के एग्जांपल है, सारे के सारे वॉल्केनोस आप एनलिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। सेम गोज विथ अर्थक्वेक, है ना। कहाँ पर शैलो फोकस आ रहा है, कहाँ डीप फोकस आ रहा है, कहाँ ज़्यादा डिवास्टेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। ये सारे के सारे चीज़ें जब नोट्स में ही प्रिपेयर्ड होते जाएगा, या तो आपको करना क्या है कि आपका जो नोट्स है
उसको सेंट्रलाइज करना हाँ जी, है ना। कैसे सेंट्रलाइज करेंगे कि जो हमारा नोट्स पहले से हमने जो क्लास में किया हुआ है, जो करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं उसके जस्ट बगल में हम मार्जिन में उसको ऐड ऑन करते जाए। ठीक है, कि अगर सपोज मैं वॉल्केनोस कर रहा हूँ और अभी ये रखायंस पेनिनसुला वाला अगर न्यूज़ में चल रहा है तो मैं रखायंस को साथ ही साथ लिख दूंगा बगल में। ठीक है, ये एफ्यूजिव का एग्जाम्पल हो गया। कहीं सा बैकवर्ड्स का अगर एग्जाम्पल होगा तो मैं होंगा टोंगा लिख दूंगा उसके बगल में कि हाँ यार ये यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। अब जब मैं आंसर लिखूंगा, अब मैं जब बाइफर्केट कर रहा हूँ मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन को, तो ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आएंगे बिकॉज आई हैव एडेड दिस एग्जाम्पल एंड व्हाइल एडिंग दिस एग्जाम्पल्स आई हैव रिवाइज्ड whatever static portion was there in my notes. So ऐसे मल्टीपल रिविजन होते जाएगा। ठीक है, आंसर राइटिंग इज वेरी मच रूटेड टू नोट्स मेकिंग। जैसा नोट्स रहेगा वैसा आंसर रहेगा, ये मान के चलो। सब एक जगह जब आते जाएगा तो आंसर में भी वो चीज़ दिखने लगेगा, है ना। बिकॉज वॉट यू हैव टू डू इन आंसर राइटिंग इज, एक सपोज एक क्वेश्चन है ना, इसको आपको स्फेरिकली ओपन करना है। जो 360 डिग्री अप्रोच बोलते हैं हम, उसमें यही तो बोलते हैं ना, आप सारे डायरेक्शन में इसको ओपन करो, इस आंसर को। जितने डायमेंशंस आ सकते वो सारे डायमेंशंस ओपन करो, जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो वो इनकॉर्पोरेट करो विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब टाइम फ्रेम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो लास्ट 2-3 मंथ्स में वो टाइम वेरिएशन जो है वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो तो। लेकिन पूरा का पूरा फिर से सेंट्रलाइज होता है किस डायरेक्शन में, एक सब्जेक्ट सेम थिंग वी आर रीडिंग बट डिफरेंट फॉर्मेट में, है ना। जब हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी नेक्स्ट 2 मंथ्स में अगर प्री है, पूरा फोकस किस पे शिफ्टेड है, एमसीक्यूज में। जैसे ही प्री खत्म होगा पूरा फोकस किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, मेंस में। और मेंस में करना क्या है, ये जो प्री में पढ़े हैं, जितना करंट अफेयर्स पढ़े, जितना हमने पॉइंटर्स पढ़े, वो सारे के सारे यहाँ काम आने। जो आज के डेट में हम कंसोलिडेट कर रहे हैं ना, मेंस के करंट अफेयर्स के पॉइंटर्स बना के रखे, वही जाके तो एग्जाम्पल बनेंगे मेंस में, कुछ अलग नहीं होना। ठीक है, आप टॉपर्स की कॉपी देखो, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी विच आई फील इज श्रुति शर्मा's कॉपी। ठीक है, आप उनका एथिक्स का कॉपी देखो, बहुत शानदार कॉपी लगता है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ कि इतने एक ही उनके टेस्ट सीरीज के एक कॉपी में आपको अराउंड 100-150 एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। वो एग्जाम्पल्स हवे में नहीं आते, वो उसके पीछे का प्रैक्टिस दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने उतना कंसोलिडेट करके रखा होगा, वो चीज़ फिर वहाँ एग्जाम हॉल में जैसे कुछ भी आ रहा, अच्छा आई हैव एग्जाम्पल फॉर दिस, ओके आई हैव एग्जाम्पल फॉर दिस, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सब्सटैंशिएटेड बाय एग्जाम्पल, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। कि आपका जो एग्जामिनर पकड़ लेता है तुरंत, है ना, कि हाँ यार ये जो कहना चाह रहे हैं वो मेरे को एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया, है ना। अगर मैं ड्रंक ड्राइविंग का एग्जाम्पल मेरे को देना, मैं पुणे एक्सीडेंट जैसे ही बोलूँगा, वो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं कितना भी उसको 20-30-50 वर्ड्स में लिखूँ, एक बार फॉर एग्जाम्पल पुणे एक्सीडेंट क्लियर हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ों पे मेंस आंसर राइटिंग जो है डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या होगा, आपका डिफरेंट फॉर्मेट चलेगा। एक तो चल रहा है आपका एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की है ना। दूसरा आता है आपका प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं कैसे प्रेजेंट करूँ अपने आइडियाज़ को इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड एट लिमिटेड टाइम फ्रेम, है ना। क्योंकि वर्ड लिमिट तो है। मोस्टली जो इशू आता है एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि यार टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा। वो जो होगा वो प्रेजेंटेशन आप जैसे ही एनहांस करोगे वैसे होने लगेगा। कैसे करोगे इसको एनहांस, तो इसमें आपको क्या करना है, स्कीमेटिक्स का यूज़ करना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। स्कीमेटिक्स मतलब माइंड मैप्स का, ठीक है। पहले आप माइंड मैप बना दो शुरुआत में, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद उसमें से 4-5 पॉइंट इलेबरेट करो, फिर 4-5 पॉइंट इलेबरेट करो। स्कीमेटिक दिखने लगेगा तो एग्जामिनर को दिख गया कि इसके पास 10 पॉइंट है, लेकिन टाइम और स्पेस नहीं है कि ये उतना इलेबरेट करे। 4 पॉइंट इसने इलेबरेट कर दिए, ठीक है, या 5 पॉइंट इसने इलेबरेट कर दिए, ठीक है। उसी में अगर एग्जाम्पल लिखते बन रहा है उसमें भी घुसा दो एग्जाम्पल। बेस्ट वे मेरे हिसाब से, अगर मैं सपोज मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, दुनिया भर का थ्योरी बता रहा हूँ, कोई एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, एक टाइम के बाद क्या होगा ना, मैं खुद इंटरेस्ट होने लगूंगा। मतलब स्टूडेंट तो डेफिनेटली इंटरेस्ट हो देगा, मेरे को भी लगेगा यार ठीक है थोड़ा सा स्टेल सा जा रहा है क्लास। और वहीं पर अगर आप उस डिस्कशन को थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल से स्टीयर करने लगते हो, इट बिकम्स लाइवली। सेम गोज विथ योर आंसर, ठीक है। उसको अगर अलाइव करना है, लाइवली बनाना है, तो आपको एग्जाम्पल्स, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स,
न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स में अगर मैं बोलूँ तो स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स एंड मैप्स आर द बेस्ट टेक्निक्स, ठीक है। और ये बिना प्रैक्टिस के वहाँ पर नहीं होना। मैप्स, देन फ्लो चार्ट्स, आजकल तो ग्राफ्स भी बनाने लग गए। हाँ बिल्कुल, ग्राफ, डायग्राम्स। बिल्कुल। वेन डायग्राम सबसे बेस्ट किस में बनता है? Comparisons कुछ भी। जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा होगा या जहाँ पर आपको कॉमनैलिटी दिखाना होगा। अब जैसे अभी ये हुआ, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर से ही लिंक करें, कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ रहा है एंड यू हैव टू राइट दिस सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल इशू ले लो। 3 पिलर पे डिपेंडेंट है, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी Biodiversity. एंड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। और ये तीनों पे अभी ये हुआ, क्या बोलते हैं, COP हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC का बाकू में हुआ, UNCCD का रियाद में हुआ और UNCBD का कैली में हुआ। एक कॉमन पॉइंट पे आके अगर आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, तीनों के तीनों का सॉल्यूशन मिलेगा। सेम थिंग वाज गिवन इन WEF's आर्टिकल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक आर्टिकल था कि आप एक कॉमन अप्रोच लगाओ कि तीनों के तीनों इश्यूज जो है एक साथ डील हो जाए। आप जैसे ही इसका स्कीमेटिक बना देते हो वहां पर क्लैरिटी आ जाता है। सेम गोज विद बायोस्फीयर, हम उसमें भी तो यही करते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, और जहाँ पर लाइफ है वो बायोस्फीयर है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपको इंटीग्रेट करना है। सेम गोज विथ हजार्ड्स, हजार्ड और डिजास्टर का अगर आप बनाते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर, जहाँ पर रिस्क फैक्टर जो है वो मीट करता है, दैट डिफरेंशिएट हजार्ड इनटू डिजास्टर, और दैट मेक्स हजार्ड और डिजास्टर, है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप लिखोगे ये पॉइंट्स, नो डाउट ये पॉइंट्स आपके आंसर में रहेंगे, जेनरिक पॉइंट है, आना ही आना है, हर एक सीरियस एस्पिरेंट के आंसर में ये होगा। हाँ जी। आप उसको अलग कैसे कर रहे हो बाकी लोग से, वो इसके थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Also, sir, how to prepare for essays? उसका preparation का प्री का प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ वैल्यू बेस्ड प्रिपरेशन, जो हम एथिक्स GS पेपर 4 में पढ़ते हैं, ये सारा का सारा रॉ मटेरियल है ऐसे का। बस एक दिक्कत होता है ऐसे के पेपर में, क्या दिक्कत होता है, जो नॉर्मल प्रिपरेशन का दिक्कत है, मेरे को जो फील होता है, कोई भी एस्पिरेंट स्टार्ट कहाँ से करता है, अगर उसको रिविजन अकेले सेल्फ स्टडी स्टार्ट करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट ही पिक सक्सेस हिज फेवरेट सब्जेक्ट और पॉलिटी। quality. पॉलिटी इसीलिए मोस्टली एस्पिरेंट्स का स्ट्रॉन्ग है, Strong. ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, डर लगता है थोड़ा सा, हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी, Geography, then economics. फिर इकोनॉमी, लास्ट में हम आते हैं साइंस एंड टेक की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ, IR की तरफ, और सेम हमारे ऐसे का नेचर रहेगा। हमारा जो ऐसे होगा यूजुअली आप देखना जजमेंट्स की तरफ, वैल्यू की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होगा, जबकि आज के डेट में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग का टिल्ट होना चाहिए टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, Environment. इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे तरफ आपको अगर टिल्ट करना है तो वो सब्जेक्ट वैसा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और यही तो रॉ मटेरियल है, जो आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो। दूसरा जो इशू है, जो कोटेशन वाला इशू बैठता है, कोटेशन डेफिनेशन जैसे हम बचपन में आंसर राइटिंग स्कूल में जैसे याद किया करते थे वैसे याद करने होंगे, वैसे आपको एक जगह एनलिस्ट करके रखना पड़ेगा टॉपिक वाइज, तब जाके वो कोटेशन और डेफिनेशंस आप लिख सकते हो पेपर में इन्वर्टेड कॉमर्स में, अदरवाइज जेनरिक पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। वो होने के बाद आपको एटलीस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस वीक में एक ऐसे तो लिखना पड़ेगा। जैसे CSET नेग्लेक्टेड होता है यूजुअली, लास्ट के 2 महीने में याद आता है यूजुअली लोगों को, ठीक है, प्री के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही सेम ऐसे के साथ होता है। आप किसी से भी पूछ लो, साल भर कोई ऐसे नहीं लिखता until and unless means is there, या कोई एकदम टेस्ट में आ ही गया कि हाँ नहीं चलो टेस्ट देना ही है आपको ऐसे का, ऐसे सारे फैकल्टीज बोल रहे हैं, तब जाके आप लिखते हो, मतलब फुल प्रेशर के साथ। मेंस में तो इवन मेंस के प्रिपरेशन करते टाइम भी लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऐसे का, ठीक है, इसीलिए बहुत जेनरिक हो जाता है ऐसे को अगर आपने एक प्रॉपर शेप में बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल इनफ होता है, आपको बस लिखने का प्रैक्टिस करना है, आपको अपने थॉट्स को अलाइन करने का कोशिश करना है, उससे पहले आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। डायरेक्ट आप कभी भी ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप 4 टॉपिक में से एक चूज करना है, आपने पहले पॉइंटर्स ब्रेनस्टॉर्म करने, टेक 5 मिनट्स टू चूज दी टॉपिक। जैसे ही आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने एक टॉपिक किया सेलेक्ट, नाउ टेक 10-15 मिनट्स टू ब्रेनस्टॉर्म अपॉन दिस।
पॉइंट्स आप पहले ब्रेनस्टॉर्म करो, रफ शीट आपको इसीलिए ऐसे के पेपर में मिलता है लास्ट में, है ना। आप वहाँ पर सारे पॉइंटर्स बनाओ, फिर उन पॉइंटर्स को प्रायोरिटाइज करो, फिर उसको सब हेडिंग में डिवाइड करो। जब आप ये कर लोगे तो आप 4-5 सब हेडिंग में आपका ऐसे, जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना ओपेड में, अपोजिट एडिटोरियल में, उस फॉर्मेट में आपका ऐसे दिखने लगेगा फिर। तो उसके पहले का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फर्स्ट वर्ड से लेके लिखना चालू किया और लास्ट में रुकेंगे ऐसे वाला अगर लिखेंगे तब गड़बड़ होता है, ठीक है। यस। तो रैंडमाइज हो जाता है।